हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत तगड़े से तुम्हारी तैयारी चल रही होगी। तो बेटा, मैं दिनेश जाट आज फिर से तुमसे मिलने आ गया हूँ और आज की अपनी मुलाकात में हम डिस्कस करेंगे माइंड मैप, जो कि है विद्युत विभव तथा धारिता का। बेटा, अपन स्टार्ट करते हैं सीधे ही चैप्टर को। बहुत छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं और फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही यहाँ से आते हैं बेटा। बहुत प्यारा सा और सुंदर सा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन स्थित ऊर्जा। जैसे कि अपन ने जब कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ रहे थे, वहां पर हमने सीखा था कि स्थितिज ऊर्जा होती है कंजर्वेटिव बलों द्वारा। कंजर्वेटिव बल मतलब संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक, किए गए कार्य के ऋणात्मक के बराबर। और कह दें कि हमें पता है कि कंजर्वेटिव बलों द्वारा किया गया कार्य, कंजर्वेटिव बलों द्वारा किया गया कार्य होता है बाहरी बलों द्वारा किए गए ऋणात्मक के बराबर। क्लियर बात? फिर यहां पर अगर देखें तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये ऊर्जा है क्या, कि अगर अनंत पर हमारे पास में कोई आवेश है, तो अनंत पर उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आने में जो कार्य किया जाता है, वही किसमें संग्रहित हो जाता है बेटा? स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होता है। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये बराबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर आर तक माइनस डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव बल। यदि कंजर्वेटिव बल है, संरक्षी बलों द्वारा किए गए कार्य का हम समाकलन कर देंगे तो हमें स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। और स्थितिज ऊर्जा संदर्भ रेखा पर निर्भर करती है, क्योंकि संदर्भ रेखा हमारे पास रहेगी तभी अपन दो बिंदुओं की ऊर्जा को कंपेयर कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो कंजर्वेटिव बलों द्वारा किया गया कार्य माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है, जो कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल को दर्शाता है। ये अपन 11वीं क्लास में भी सीखे थे। फिर आगे बात करते हैं कि इस स्थितिज ऊर्जा के अनुप्रिय कौन कौन से हैं बेटा। तो सबसे पहले अनुप्रयोग की बात करें तो आवेशों के विन्यास परिवर्तन पर किए गए कार्य की गणना। कि अगर हमें स्थितिज ऊर्जा का पता है तो हम जैसे आवेश दिए गए कि ये Q1 Q Q Q इस तरीके से रखे थे, इनको हटाकर हमने ऐसे एक दूसरा विन्यास बना दिया है। तो यहां से यहां तक जाने में कितना कार्य करना पड़ा, उसके लिए हमें स्थितिज ऊर्जा लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर यू इनिशियल स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पर फाइनल। तो किया गया कार्य संरक्षी बलों द्वारा हो जाएगा माइनस डेल्टा यू, जो कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। और एक्सटर्नल बल द्वारा कितना हो जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसके आगे हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करें तो हमने जब 11वीं क्लास में कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ रहे थे तो वहां हमने सीखा था कि अगर किसी वस्तु पर सिर्फ संरक्षी बल है, तो संरक्षी बल है तो उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब जितनी ऊर्जा पहले होती है उतनी ऊर्जा बाद में भी होती है। जैसे कि यहां हम बात करें, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज और यहां पर है माइनस क्यू चार्ज। यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको अपनी तरफ खींच रहा है एफ बल से, और ये प्लस क्यू चार्ज है ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है एफ बल से। परिणामी बल नीचे की तरफ आया, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन, त्वरण भी इसमें नीचे की तरफ आता है। तो यहां पर जो बल लग रहा है, ये जो बल है ये हमारे पास में है स्थिर विद्युतिक बल, जो कुलोम का बल है। क्लियर बात? ये जो बल होता है ये होता है बेटा संरक्षी बल। ये बल कैसा होता है? संरक्षी बल होता है। तो संरक्षी बल के लिए इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, जिसमें अपन बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक प्लस स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक बराबर गतिज ऊर्जा अंतिम प्लस स्थितिज ऊर्जा अंतिम। तो यहां से अपन ये पर में लगा सकते हैं। फिर आगे बात करें तो तीसरा अनुप्रयोग है विद्युत विभव की गणना, कि विद्युत विभव की अपने को गणना करनी है। तो ये जो यहां पर हमारे पास में विद्युत विभव होता है बेटा, ये होता है संरक्षी बलों द्वारा अनंत से किसी बिंदु आर तक किए गए कार्य तथा उस आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। बराबर होता है, संरक्षी बल था तो संरक्षी बल की वजह से कार्य W है, तो बाहरी बल के लिए ऋणात्मक हो जाएगा माइनस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q, अनंत से लेकर R तक। फिर आगे बात करें, आवेश हमेशा अपन चिन्ह के साथ लेंगे। अदिश राशि होता है, विभव कैसी राशि होता है? एक अदिश राशि होता है। और अनंत पर विभव कितना होता है? 0 होता है बेटा। बात क्लियर है? फिर आगे बात करें, जैसे ये हमारे पास में कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर स्थित इस बिंदु पी पर हमें विभव बताना है, तो ये आता है के क्यू बटा आर। अब ऋणात्मक हो गया है तो हमें आवेश किसके लेना है? चिन्ह के साथ लेना है। तो माइनस क्यू आ जाएगा, तो माइनस के क्यू बटा आर। बात क्लियर? फिर आगे हम चलें तो क्योंकि अदिश राशि है तो विभव जितने भी होंगे वो सारे के सारे अपन क्या करेंगे? सिंपल तरीके से जोड़ लेंगे, v1 प्लस v2 प्लस चलते जाएंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे।
फिर आवेशित छड़ आ चुका है हमारे पास में कि किसी आवेशित छड़ का, ये एक आवेशित छड़ है जिसकी लंबाई L है, इसके ऊपर कुल चार्ज Q दिया गया है, इससे D दूरी पर कितना विभव होगा उसकी गणना कैसे करेंगे। तो ये जो विभव होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बटा एल, ln d प्लस एल बटा एल। यहां पर ये है लॉग। बात क्लियर है। फिर हमारे पास में अगला आ जाता है वृत्तीय खंड, कि वृत्त का एक खंड ले लिया है जिस ये त्रिज्या r है और ये यहां पर कोण थीटा है। यहां से अगर मैं इसके आवेश घनत्व की बात करूं तो लेमड़ा कूलाम बटा मीटर आ जाएगा। तो इस बिंदु पर इसके केंद्र पर जो हमें विभव मिलेगा वो मिलेगा के लेमड़ा इंटू थीटा। और यहां पर ये जो थीटा अपन लिखेंगे ये किस में लिखेंगे, ये लिखेंगे बेटा रेडियन में। क्लियर बात। फिर आगे बात करें आवेशित वलय। आवेशित वलय की बात करें तो जैसे हमें ये एक वृत्ताकार वलय दी गई है जिसके ऊपर एक समान तरीके से आवेश वितरित किया गया है और इसको जो कुल चार्ज दिया है वो है Q। तो इसके केंद्र से और अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P पर जो कि x दूरी पर स्थित है, यहां पर विभव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V बराबर के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ग्राफ की बात करें तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो केंद्र पर पहुंच जाऊंगा, जिस वजह से मेरे को यहां पर विभव कितना मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। और ये जो विभव आ जाता है बेटा ये आ जाता है के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर के बराबर आ जाता है। फिर जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो इसकी जो यहां पर विभव है जैसे जैसे दूर जाएंगे तो विभव कम होते जाएगा। तो ऐसा हम ग्राफ बना लेंगे। तो इसके केंद्र पर हमें विभव क्या मिल रहा है, अधिकतम मिल रहा है। तो ये ग्राफ हो जाएगा और इस बिंदु P का विभव के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे हम बात करें तो आवेशित चालक गोले की वजह से विभव। आवेशित चालक गोला कह दो चाहे इसे कह दो यहां पर खोखला गोला, बात एक ही है। बात समझ में आती है। आवेशित चालक गोला या कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिंग स्फीयर या खोखला गोला जो होता है बेटा, उस पर जो आवेश का वितरण होता है वो हमेशा सतह के ऊपर होता है। आवेश का वितरण कहां पर होता है, सतह के ऊपर होता है। तो इसके बिंदु सी बी ए, इन तीन बिंदुओं पर अपन 1 बाई 1 करके विभव की बात करेंगे। तो बाहर की तरफ बात करें तो ये बिंदु सी है जहां पर आर जो है इसकी त्रिज्या से ज्यादा है। तो यहां पर विभव हमें के क्यू बटा आर, जहां अपन बोल देंगे कि विभव व्युत्क्रमानुपाती है इस बिंदु की दूरी के आर के, कि जैसे जैसे बाहर अपन दूर जाते जाएंगे विभव का मान कम होता जाएगा। फिर बात करें पृष्ठ पर आर बराबर आर हो जाता है यहां पर इस सतह के ऊपर। तो हमें विभव मिल रहा है के क्यू बटा आर और ये क्या होता है, नियत होता है। मतलब इस सतह के हर एक बिंदु पर विभव कैसा मिलेगा, हमें के क्यू बटा आर मिलेगा। इसलिए इस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, इसलिए इस पृष्ठ को हम कह देंगे क्या, समविभव पृष्ठ। इसके इस पृष्ठ को बेटा कह देते हैं हम समविभव पृष्ठ। फिर आगे देखें तो हमारे पास में ये ग्राफ बन जाएगा कि भाई जितना हम बात कर रहे हैं, जैसे तीसरे नंबर पर और बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, कि यदि ये त्रिज्या आर, इसके आर त्रिज्या से अगर इस बिंदु की दूरी कम हो जाए तो अपन गए हैं कहां पर, अंदर की तरफ। तो यहां से v बराबर आ जाएगा के क्यू बटा आर। और हम देख रहे हैं कि जितना पृष्ठ के ऊपर था उतना ही कहां पर है, अंदर की तरफ है। उतना ही कहां पर है, ये लिखा हुआ है अंदर की तरफ। इसका मतलब केंद्र से शुरू होऊंगा तो केंद्र पर मेरे को कितना मिल रहा है, के क्यू बटा आर। ये के क्यू बटा आर ही रहेगा कहां पर, बिंदु बी तक। तो ये नियत आ गया है। और यहां पर ये है के क्यू बटा आर के बराबर, और ये है हमारे पास में जब एक्स आर की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। और जब आर की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो गई, मतलब अपन पृष्ठ पर आ गए और अभी भी कितना है, के क्यू बटा और जैसे ही इसके आगे जाएंगे तो बाहर निकलते ये कितना हो जाएगा, v व्युत्क्रमानुपाती है आर के। तो ये हमारे पास में इस तरीके से ग्राफ बनेगा बेटा। आगे हम चलें तो कुचालक गोले का विभव। कुचालक गोला या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की अपन बात करते हैं तो बेटा ये होते हैं ठोस गोला। ये क्या होता है, ठोस गोला। और जब भी अपन ठोस गोले की बात करते हैं तो बेटा ये जो आवेश होता है ये आयतन में वितरित किया जाता है, इसमें पूरे में बिखेर देते हैं अंदर की तरफ। तो यहां अपन बात करें बाहर के क्यू बटा आर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा आर है। और पृष्ठ पर बात करें तो आर बराबर आर हो जाएगा और ये कितना के क्यू बटा आर आएगा। और ये नियत है, फिर से समविभव पृष्ठ बनेगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है यहां हमारे पास में कि इस कुचालक गोले में अंदर की तरफ किसी दूरी आर पर विभव कितना होगा, तो ये v बराबर के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर क्यूब बटा 2r क्यूब हो जाएगा। और केंद्र की बात करें तो x बराबर 0 लिख देंगे तो हमें v बराबर 3 के क्यू बटा 2r मिलेगा, जो कि
पृष्ठ पर या सतह पर जो विभव था उसका 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। बात क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसका ग्राफ बना लेंगे। यहां पर ये हमें मिल जाएगा अंदर की तरफ या केंद्र पर जो पृष्ठ पर मिल रहा है हमें, यहां पर जितना विभव है उसका 1.5 गुना विभव है कहां पर? केंद्र के ऊपर। और फिर इसके बाहर तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। फिर आगे बात करें तो द्विध्रुव का विभव की बात करें तो द्विध्रुव के विभव की बात करें तो ये -q है और ये कितना है? +q है। तो ये r दूरी है और यहां पर ये आ गया है अपने पास में विभव v। तो v बराबर kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है। फिर बात करते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है या समविभव सतह क्या होती है। तो समान विभव के बिंदुओं का बिंदुपथ। समविभव सतह वो होती है बेटा जिसमें हम बहुत सारे बिंदु ले लें और यदि सभी बिंदुओं का विभव एक जैसा मिल जाए तो वो सभी बिंदु जिस सतह को बनाते हैं उस सतह को अपन बोलते हैं समविभव सतह या समविभव पृष्ठ बोलते हैं। बात क्लियर? और विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी सीखा था कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव सतह के क्या होगा? लंबवत होगा। जैसे अपन इस गोले की बात करें तो गोले में हमने जान लिया है कि इसकी सतह कैसी होती है? समविभव सतह होती है, क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है? एक जैसा होता है, नियत होता है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा तो ये इसके साथ लंबवत होता जाएगा। यहां पर भी ये विद्युत क्षेत्र ये लंबवत हो गया, विद्युत क्षेत्र लंबवत हो गया। बात क्लियर है? फिर हमारे पास में आता है यदि v दिया गया हो, हमें यदि विभव v दिया गया हो और पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो विद्युत विभव दिया गया है तो इस विभव का अपन क्या करेंगे? आंशिक अवकलन करेंगे और उसका ऋणात्मक ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विद्युत क्षेत्र मिलेगा, जिसको अपन EXIK प्लस EYJK प्लस EZ K कैप लिखेंगे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब कार्य शक्ति ऊर्जा पढ़ते थे, वहां पर भी किया था। जब अपन गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे थे तो वहां पर भी किया था हमने कि आंशिक अवकलन क्या होता है। फिर बात करें यदि E दिया गया हो तो सिंपल सी बात है कि ये अवकलन करने से E आ रहा है तो समाकलन करने से विभव मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी है। और अवकलन का मतलब होता है ढाल। तो जब भी V और R के बीच में ग्राफ दिया जाएगा तो उसकी ढाल हमें विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक आंसर देगी। और समाकलन मतलब होता है क्षेत्रफल। तो जब भी हमें E और R के बीच में ग्राफ दिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल ही हमें क्या देगा? विभवांतर का ऋणात्मक। बात क्लियर है? फिर आगे बात करें शून्य विभव बिंदु, तो दो केस हो सकते हैं हमारे पास में कि दो समान प्रकृति के चार्ज, एक +q दूसरा भी +q, दो समान प्रकृति के चार्ज हैं। तो बेटा यहां पर हमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर विभव 0 के बराबर आ जाए। एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जहां पर विभव 0 के बराबर आ जाए। जबकि अनलाइक चार्जेस मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों की बात करेंगे तो हमें दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जहां पर विभव 0 हो जाता है। जैसे Q1 और -Q2 दो चार्ज लिए हमने, तो ये आ गया है एक बिंदु यहां पर A, इसकी ये दूरी A मान ली और यहां से यहां तक इस बिंदु की ये दूरी हमने कितनी मान ली है? B मान ली है। तो अंदर की तरफ एक शून्य विभव बिंदु तो अंदर आएगा और दूसरा शून्य विभव बिंदु कहां आएगा? बाहर की तरफ आएगा। और A बराबर Q2R बटा Q1 प्लस Q2 और B बराबर Q1R बटा Q1 माइनस Q2, जहां पर ये Q2 क्या है? छोटा आवेश है। तो ये शून्य विभव बिंदु हमेशा छोटे आवेश के नजदीक होता है बेटा। क्लियर बात? तो आगे हम बात करते हैं धारिता। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसको अपन धारिता के नाम से जानते हैं। यहां पर हम देखें कि मान लो कि ये दो प्लेट हैं, इनके बीच की दूरी d है, इनको कुछ आवेश दिया गया है। तो ये जो आवेश होता है ये समानुपाती होता है किसके? विभव के। और अगर समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो यहाँ एक नियतांक आएगा c, तो q बराबर cv, और इस c को ही अपन क्या बोलते हैं? धारिता के नाम से जानते हैं। तो c बराबर हो जाएगा q बाई वी और c बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बटा d। क्लियर बात? तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में धारिता के सूत्र आ गए हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करें कि धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। धारिता निर्भर करती है बेटा इन प्लेटों के बीच की दूरी d के, इन प्लेटों के क्षेत्रफल a के, और प्लेटों के मध्य की माध्यम की, इनके मध्य हमने कौन सा माध्यम भर दिया है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। इसकी विमा की बात करें तो m-1 l-2 a2 t⁴ ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। फिर बात करें धारिता आवेश विभव पर निर्भर नहीं करती है। ये अगेन हमारे लिए एक और इंपॉर्टेंट बिंदु आ गया है कि धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है, ये निर्भर करती है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल तथा प्लेटों के बीच में हमने कौन सा माध्यम भर दिया है। ये सिर्फ इन बातों पर निर्भर करती है, इन पर निर्भर नहीं करती है। आगे बात करें ऊर्जा संग्रह।
कि ये जो बैटरी हमने लगा रखी है, मान लो कि इसने 100% कार्य किया, मान लो कि इसने 100% कार्य किया, तो ये कार्य बराबर आ जाएगा क्यू और बराबर सीवी स्क्वायर। तो इस 100% का 50% तो इस संधारित्र के पास में संग्रहित हो जाता है। इस 100% का सिर्फ 50% संधारित्रों के पास होता है, जबकि 50% तो खर्च हो जाती है। 50% ऊर्जा तो ऊष्मा या और भी कई कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों में खर्च हो जाती है। तो यहां पर इसका 50% 1/2 QV बराबर CV स्क्वायर बटा 2 और आधा यहां पर आ गया 1/2 QV बराबर CV स्क्वायर बटा 2। फिर आगे हम बात करें बेटा कि ये कुछ फॉर्मूले हैं। Q बराबर CV, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, विभव V बराबर Q बाई C बराबर QD बटा एप्सिलॉन नॉट A, विद्युत क्षेत्र E बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट बराबर V बाई D, बल बराबर ये हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा बराबर CV स्क्वायर बटा 2 एंड Q स्क्वायर बटा 2C बराबर Q स्क्वायर बाई D, Q स्क्वायर इंटू D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये सारे के सारे सूत्र हैं बेटा, ये सभी सूत्र हमें याद करने हैं। कोई हमें आवेश के बारे में बताता है, कोई फॉर्मूला हमें धारिता के बारे में, कोई विभव, कोई विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत बल और कोई स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताता है। सीधे सीधे ही आंसर आते हैं बेटा। यहां से मैं तुम्हें बता देता हूं, पिछले साल यहां से 5 सवाल पूछे गए थे। 5 सवाल का मतलब 20 नंबर का ज्ञान था यहाँ पर। तो 20 नंबर बहुत होते हैं बेटा सिलेक्शन करने के लिए और सिलेक्शन से बाहर होने के लिए। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले ध्यान रखते चलिए। विद्युत क्षेत्र की बात करें कि जैसे हमें ये 2 प्लेट दी गई थी, एक को हमने प्लस सिग्मा चार्ज दे दिया है, दूसरे पर माइनस सिग्मा चार्ज है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है आवेश बराबर क्या होता है CV बटा A एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पिछले चैप्टर में भी देख लिया था। क्लियर बात, यहां पर सिर्फ हमने चार्ज बराबर CV लिखा है और एप्सिलॉन नॉट। फिर हमारे पास में आते हैं संधारित्रों के प्रकार। तो बेटा संधारित्र देखें तो हमें गोलाकार संधारित्र भी होते हैं और संकेंद्रीय गोलाकार भी। ये पहले तो देख रहे हैं गोलाकार संधारित्र देखेंगे, इसमें इसकी त्रिज्या R है, तो इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगी। फिर सकेंद्रीय गोलाकार संधारित्र है, जिसमें इस बाहरी गोले को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंडिंग कर दिया है, धरातल से जोड़ दिया है। तो यहां से ये A हो गया और ये इसकी त्रिज्या B है। धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस A के बराबर आ जाएगा, AB बटा B माइनस A के बराबर आ जाएगा। फिर बात करें, यदि देखिए यहां पर तो हमने बाहरी गोले को ग्राउंडेड किया था, धरातल से जोड़ दिया था। दूसरे केस में अगर बात करूं बेटा, हमने इस बार इस अंदर वाली सतह को क्या कर दिया है, ग्राउंड से जोड़ दिया, धरातल से जोड़ दिया है। तो अब यहां पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस A प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B के बराबर हमें धारिता मिल जाएगी। फिर बात करें बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र में अगर देखोगे तो इस बेलन की लंबाई L दी गई है, इसकी ये आंतरिक त्रिज्या A है और बाहरी त्रिज्या किसके बराबर है, B के बराबर है। और ये हमने बाहरी ही सतह को क्या कर दिया है, धरातल से जोड़ दिया है। तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा ln B बटा A हमें इसकी धारिता मिलेगी। बात समझ में आती है? आगे हम चलें तो ये हमारे पास में एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें बहुत सारी हमारे पास में छोटी छोटी बूंदे हैं, n ड्रॉप्स हैं। एक का विभव V, चार्ज Q, धारिता C R। इन सभी छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली जाए, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके ऊपर आवेश Q डैश है, धारिता C डैश है और विभव V डैश है। तो R बराबर हो जाएगा n की घात 1/3 R, Q डैश बराबर हो जाएगा NQ, C डैश बराबर हो जाएगा n की घात 1/3 C और V डैश बराबर हो जाएगा n की घात 2/3 P। फिर आगे हम बात करते हैं संधारित्र के बीच माध्यम भर दें परावैद्युतकांक K का। तो हमें बैटरी हटाने के बाद जो धारिता मिलेगी वो C डैश बराबर KC की प्रारंभ में धारिता C थी, अब हमने माध्यम भर दिया है और बैटरी हटा दी है, तो अब धारिता C डैश बराबर कितनी हो जाएगी, KC। यहाँ पर K है परावैद्युतकांक। Q डैश आवेश हो जाएगा, Q के बराबर ही रहेगा, Q तो बदलेगा नहीं। विभव की बात करें V डैश बराबर तो V बाई K, क्षेत्र की बात करें तो E डैश बराबर E बाई K और स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो U डैश बराबर U बाई K मिलेगा। ऐसे आगे बात करें कि मान लो कि बैटरी जोड़कर रखें, बैटरी कनेक्टेड होगी तो क्या होगा, C डैश बराबर KC, Q डैश बराबर KQ, V डैश बराबर V, E डैश बराबर E और U डैश बराबर क्या आ जाएगा KU।
तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसके दो केस देख लिए हैं अलग अलग, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले बैटरी हटा दी है, फिर बाद में बैटरी जोड़ दी है और कुछ माध्यम भर दिया है। अब माध्यम को भरने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले तरीके की अगर मैं बात करूं तो हमें दिया गया है कि ये दो प्लेट थी प्लस माइनस, इनके बीच में हमने एक मतलब जितनी भी जगह थी उस पूरी जगह में या इस पूरी डी दूरी में हमने एक माध्यम भर दिया है। तो इसकी धारिता सी डैश बराबर आ जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, जहां पर सी डैश बराबर क्या आ जाएगा, के सी के बराबर आ जाएगा। फिर आगे बात करें तो मान लो कि हमने इस बार पूरी जगह को नहीं भरा है माध्यम से, कुछ जगह को माध्यम से भर दिया है, तो इसकी ये जो मोटाई है वो टी मोटाई है। क्लियर। और ये दूरी कितनी है, डी के बराबर है। तो सी डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में कितना बेटा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। फिर आगे अपन बात करें कि जैसे कुछ इस तरीके से हमने तीन अलग अलग तरीके के माध्यम भर दिए हैं और मोटाई T1 T2 T3 ली गई है, तो सी डैश धारिता जो हो जाएगी वो एप्सिलॉन नॉट ए बटा T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3 के बराबर आएगा। आसान है। ऐसे कितने ही सारे माध्यम भर तो अपन तो जोड़ते चलेंगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो हमारे पास में ये संधारित्र हैं, इनके संयोजन की बात करें तो सबसे पहले आता है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि विभव बैटरी का V दिया गया है, इसके पास C1 C2, इसका विभव V1 V2 चला गया है। तो अब अपन तुल्य धारिता की बात करें तो 1 बटा सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2, और यहां पर जो कुल विभव है वो V1 और V2 का जोड़ आ जाएगा। अच्छा, पहले तुल्य धारिता को देखें तो इसको सोल्व करने के बाद में हमें ये तुल्य धारिता मिल जाएगी, और ये जो विभव V था इन दोनों में बांट दिया गया, मतलब कुल विभव बराबर V1 प्लस V2। यहां से मैं देख रहा हूं कि विभव भैया समानुपात व्युत्क्रमानुपाती है धारिता के, मतलब V1 बटा V2 बराबर C2 बटा C1। तो यहां से मेरे को ये जो विभव है इसका वितरण कैसा होगा, V1 बराबर हमें मिल रहा है C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 बराबर C1 बटा C1 प्लस C2 बटा V। ये हमारे पास में इन विभव का वितरण हो जाएगा कि इन दोनों संधारित्रों के पास में विभव किस तरीके से वितरित किया गया होगा। फिर आगे बात करें समांतर क्रम की, तो हमें इस तरीके से तीन संधारित्र दिए गए हैं जो समांतर क्रम में जोड़ के रखे हैं, और इनके पास में आवेश Q1 Q2 और Q3 के बराबर हैं, और हमें ये जो बैटरी दी गई है इसका विभव V है। तो तुल्य धारिता हो जाएगी इस बार C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर, और यदि इस तरीके से हमारे पास में n संधारित्र है तो C इक्विवेलेंट बराबर NC, जहां पर ये सारी की सारी बराबर धारिता ले ली है। फिर यहां पर बात करें तो जैसे यहां पर विभव व्युत्क्रमानुपाती था धारिता के, यहां पर आवेश समानुपाती है धारिता के। इसका मतलब हो गया Q1 बटा Q2 बराबर C1 बटा C2। तो वितरण की बात करें, आवेश का वितरण कैसे हुआ होगा, तो जैसा अनुपात धारिता के है वैसा ही अनुपात किसका हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा। तो C1 बटा C1 प्लस C2 गुणा Q, और Q2 बराबर C2 बटा C1 प्लस C2 गुणा Q के बराबर आ जाएगा। फिर आगे बात करें तो दो आवेशी संधारित्रों का संयोजन जब एक समान ध्रुवण हो, कि हमारे पास में दो आवेशी संधारित्र हैं, उनको अपन संयोजित कर रहे हैं और ध्रुवण कैसा हो, एक समान हो। देखिए ये प्लस प्लस माइनस माइनस ये ध्रुवण है, तो इनका संयुक्त विभव हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, जहां पर इसका C1 ले लेते हैं धारिता, V1 ले लेते हैं इसकी धारिता C2, इसकी विभव ले लेते हैं V2। बात क्लियर है। तो ये इनका संयुक्त विभव आ जाएगा, कॉमन विभव आ जाएगा। अब हमें पता है कि इनिशियली ऊर्जा E होती है और फाइनली ऊर्जा E ले ली हमने कि E इनिशियल और E फाइनल। पक्की बात है E इनिशियल और E फाइनल बराबर नहीं हो सकती, E इनिशियल और E फाइनल बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ऊर्जा हीट लॉस में चली जाती है, कुछ ऊर्जा हीट लॉस में चली जाती है। तो जैसे इनिशियली हमने बोल दिया ऊर्जा C1 V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 V2 स्क्वायर बाई 2, और फाइनली 1/2 C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है। तो हमें जो ऊर्जा लॉस हुई है वो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो वो हमें कितनी मिल जाएगी, अंतर बोले तो U अंतिम माइनस U प्रारंभिक। तो ये आ जाएगा C1 C2 बटा 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। फिर आगे हम बात करें तो दो आवेशी संधारित्रों के संयोजन की बात कर रहे हैं हम। तो दो आवेशी संधारित्रों के संयोजन की बात करें तो बेटा जी हमें विपरीत ध्रुवण की बात कर रहा है। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। C1 V1 C2 V2 तो कॉमन विभव हो जाएगा ये, और जो ऊर्जा की हानि हुई है वो है ये। क्लियर बात, क्योंकि ऊर्जा तो हानि हो गई होगी, उष्मा ऊर्जा बनेगी बीच में, उष्मा में खत्म हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे आता है हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु।
जिसमें कुछ इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 संधारित्र जोड़े गए हैं और बिंदु ए और बिंदु बी का विभव क्या होता है, बराबर होता है। बिंदु ए और बिंदु बी का विभव बराबर होने की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे लिए ये सी पाइप कोई काम का नहीं है। C1 बटा C3 बराबर हो जाएगा C2 बटा C4, जिसमें अपन इसको हटा देंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ये दो संधारित्र तो श्रेणी क्रम में है, ये दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी और ये श्रेणी मिलकर क्या मिल जाएंगे, समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये हमारे पास में एक चैप्टर था बेटा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की हम बात करें, मैं एक छोटा सा आइडिया तुम्हें देना चाहूं, तो एक बात को समझिए। एक बात को हम अगर समझे तो देखिए, अपन विभव और विभवांतर की स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं और विभव की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? ये बेसिक सा अंतर है बेटा कि मान लो कि हमारे पास में ये कोई संदर्भ बिंदु है, जनरली ये अनंत होता है कि अनंत से हम किसी चार्ज Q को किसी बिंदु पर लेकर आ रहे हैं। अनंत से हम इस चार्ज को किसी बिंदु P पर लेके आते हैं, तो यहां तक हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, यहां तक हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्लियर बात? कहां से कहां तक? इस रेफरेंस पॉइंट तक। इस रेफरेंस पॉइंट से हमें किस बिंदु P पर आवेश Q को लेकर आने में जो कार्य करना पड़ेगा, इसी को अपन बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां पर बड़े ध्यान से सुनिए कि यदि मैं Q आवेश को लेकर आ रहा हूं तो ये जो कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा होगा, और यदि इस Q आवेश की जगह मैं इकाई आवेश ले लेता, अगर इस Q आवेश की जगह इकाई आवेश आ जाता, तो हमें सिंपली बोल देते कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु P पर लेकर आने में जो कार्य करते हैं उसी को विभव कहते हैं। समझिए कि हमने देखा कि एक कूलाम, मैं बोल देता हूं कि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु पर लेकर आने में जो कार्य करना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा विभव। इसको क्या बोलते हैं? विभव। और ये बराबर होता है किसके? V के। फिर आगे बात करें कि यदि Q कूलाम यहां पर है, यदि एक कूलाम आवेश को किसी बिंदु पर लेकर आ रहे हैं तो विभव, देखिए दोबारा से समझिए कि हमें यहां से एक कूलाम आवेश है जिसको किसी बिंदु से, अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आ रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ रहा है बेटा उसी को अपन क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, और V से लिख देंगे। यदि इकाई आवेश ना होके कोई Q आवेश हो जाए तो अब जो कार्य कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जब एक कूलाम के लिए V था तो Q कूलाम के लिए कितना हो जाएगा? Q इंटू V। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाती है QV, आवेश गुणा विभव। तो यहां से मेरे को स्थितिज ऊर्जा कितनी, ये जो विभव है V बराबर ये कितना मिल जाता है? स्थितिज ऊर्जा बटा आवेश। ये हमारे पास में संबंध आ जाता है स्थितिज ऊर्जा और विभव के बीच में। बात क्लियर है? तो ये सिंपल सी कहानी थी बेटा। क्लियर? तो हमारा ये चैप्टर था, इसका बहुत आसान चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर था, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है कि हमें कोई दिक्कत आ जाए इसमें। तो इसको आराम से पढ़िए बेटा, तसल्ली से पढ़िए और सारे सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। और फिर कह रहा हूं माइंड मैप का जो उद्देश्य है उसको ध्यान रखिए। माइंड मैप तुम्हारी मदद करेगा क्विक रिवीजन में। ये मत समझ लेना कि माइंड मैप पढ़ लूं तो मेरा काम हो जाएगा, ना 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 ना। माइंड मैप से अकेले काम नहीं होगा, तुम्हें डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो सर ने तुम्हें क्लास में पढ़ाया है, जो क्लास में सवाल करवाए हैं, डीपीपी मॉड्यूल सोल्व कीजिए। माइंड मैप का काम है कि लास्ट में जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो 1 घंटे या 2 घंटे पहले जल्दी से सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर जाके एग्जाम में इंप्लीमेंट कर दिए ताकि मेरे को सारे फॉर्मूले याद आ जाए। यही काम है बेटा, और माइंड मैप को सिर्फ इसी काम में लीजिए, बाकी डिटेल स्टडी कीजिए क्लास नोट से, क्लास के सवालों से। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बेटा जी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।